दोस्तों वेलकम टू 80-20 सीरीज। 80-20 सीरीज का मतलब है कि हमारा 80% ऑफ द सिलेबस जो है वो हमारे 20% ऑफ PYQ से कवर होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एपिसोड 1। और एपिसोड 1 में चैप्टर का फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, इसको हमने दो टॉपिक में क्लासिफाई किया है। जैसे लक्ष्मीकांत में किया हुआ है द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858 एंड देन 1858 टू 1947। कंपनी रूल के अंदर अभी तक यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरीके से पूछे हैं, क्या रिपीटेशन किया है, वो सभी हम जो है वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए एक सिंपल रूल है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, आपको पहले वीडियो को पॉज करनी है और खुद से ट्राई करना है कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। आप एग्जाम सिचुएशन के अंदर उसमें से आप वीक एरियाज निकालिए, वीक पॉइंट निकालिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। विदाउट नॉलेज, विद द नॉलेज, दोनों मिला के कैसे भी करके ट्राई कीजिए और देन आप आंसर जो है इसकी देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये 2019 का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो जब भी क्वेश्चन हम शुरू करें उसमें पहले मैं एक आदत जो है वो आप लोगों को, एक हैबिट जो है वो बनाना चाहता हूं और हमें ये हैबिट थ्रू आउट द सीरीज जो है उसको चलानी है। वो है, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। तो यहाँ पे ब्लंडर्स होती है करेक्ट एंड इनकरेक्ट की। तो अभी से हम एक हैबिट बनाएंगे कि सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट। यहाँ पे करेक्ट लिखा है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी इन अ ट्रेड एंड टी विद चाइना। फर्स्ट स्टेटमेंट ने बताया है कि ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया की हमने क्या खत्म कर दी थी, एक्सेप्ट फॉर द टी एंड द ट्रेड विद चाइना। ये अगर हमने 1813 का एक्ट पढ़ा है तो उसमें हमें पता है कि यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इट asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company। ठीक है, इसको देखते हैं, समझते हैं। The revenues of India were now controlled by the British Parliament। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट दिए हैं, ज्यादा चांसेस है कि तीनों स्टेटमेंट सही होने के क्वेश्चन गलत है, मतलब चांसेस ज्यादा है। मैं इसको हिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये पॉलिटी एंड हिस्ट्री में ओवरलैप कर रहा है। ज्यादा चांसेस है कि तीन में से कोई दो फैक्ट, एक फैक्ट गलत हो सकता है। तो फर्स्ट फैक्ट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं इस बात को समझूं कि 1813 के अंदर हमारा ट्रेड इन विद टी एंड ट्रेड विद चाइना जो है वो उसको छोड़ के बाकी जो है मोनोपोली हटा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और ये फुल्ली एंडेड हुआ था 1833 के अंदर, जो हम आज आगे भी डिस्कस करेंगे। ये स्टेटमेंट तो सही है। अगर मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो ए, सी और डी में से आंसर होगा बी, यहाँ पे कट होता है। उसके बाद, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। इट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट। सोवरेनिटी वैसे भी बढ़ा रहे थे और ब्रिटिश क्राउन की ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये अभी तक इसमें टाइम है, अभी रेवेन्यू जो है फुल्ली कंट्रोल करने का टाइम आया नहीं है, बिकॉज ये टाइम देखिए आप 1813 का टाइम है। और ये चीज जब होगी जब बहुत ज्यादा सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, वो सिचुएशन आएगी 1857 के रिवोल्ट के बाद। ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 3 अगर गलत है तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ए। और शायद मैं मान के चलता हूं आपने भी यही आंसर किया होगा। The Charter Act of 1813 ended the East India Company's commercial monopoly in India with the important exception of the free trade and trade with China। ये स्टेटमेंट सही था। The act explicitly asserted the sovereignty of British Crown over the territories held by the company in India, defining for the first time the constitutional position of British possession in India। ये स्टेटमेंट भी सही था। While the act increased parliamentary oversight, the revenue of India were not directly controlled by British Parliament in 1813. East India Company continued to manage in the administration, collect revenues under the supervision of Board of Control. Direct control of the Indian revenues by British Parliament came much later, specifically after the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बिकॉज ये बिल्कुल जनरली समझ आ रहा है कि अभी कंट्रोल का टाइम नहीं आया, 1813 के अंदर कंट्रोल जैसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो रही है। सो नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझे, बिकॉज यूपीएससी आगे फ्यूचर में भी 1813 एंड 1813 के अंदर आपको कंफ्यूजन करवाने की कोशिश करेगा, यहीं पे कंफ्यूज करवाएगा। तो आपको दो तीन बातें याद रखनी है यहां से फ्यूचर के लिए। ट्रेड मोनोपोली एंडेड हुई थी 1813 में, अगर ये स्टेटमेंट आए तो ये सही है, क्योंकि मोस्टली तो मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली एंड हुई थी, बट फुल्ली एंडेड हुई थी आपकी 1833 के अंदर। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन रह गए थे, वो था टी और चाइना वाला, बट यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहा 1833 के अंदर। कंपनी का रोल ट्रेडर एंड रूलर दोनों था 1813 के अंदर, बट 1833 के अंदर ओनली रूलर। एजुकेशन में 1 लाख का ग्रांट दिया गया और ऐसा कोई न्यू ग्रांट 1833 में नहीं है। मिशनरीज अलाउड थी और स्टिल अलाउड है 1833 के अंदर। स्लेवरी 1833 के अंदर कोई स्लेवरी से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं था, बट स्लेवरी एबोलिश्ड हुई थी 1833 के अंदर। सो 1833 को हमारे याद रखना है, और आगे क्वेश्चन भी 1833 पे होंगे। सो ये 2003 का क्वेश्चन है 1833 पे। क्या कह रहा है? Which one of the following provisions was not made in the Charter Act of 1833? ऐसे कौन कौन से प्रोविजन हैं जो नहीं दिए गए चार्टर एक्ट ऑफ 1833? सो इसका मतलब है 3 स्टेटमेंट यहां पे सही होंगे और एक स्टेटमेंट कुछ कोई गलत होगा। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम आपको बताता हूँ, आगे भी अभी जस्ट हमें ऑब्जर्वेशन करना है, अभी मैं कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते हम खुद ट्रिक्स पे जाएंगे, जनरेट करेंगे। बट इतनी बात समझो कि 3 स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, तो इतनी जल्दी तो साइकोलॉजिकली आपको स्टेटमेंट गलत वाली तो नहीं दिखाएगा, कोशिश करेगा इसको छुपाने की आपसे एग्जामिनर। सो हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि प्रोविजंस वर नॉट मेड इन दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, मतलब 3 स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो सही है यहाँ पे, तो सही हमें और एक गलत होगा, तो गलत वाला जल्दी नहीं देगा, वो आपको कोशिश करेगा उसको छुपाने की। देखते हैं इस केस में क्या होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी एबोलिश्ड। क्या कह रहा है? 1833 के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी एबोलिश्ड। सो ये तो 1833 में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट वाला है। ठीक है, the designation of supreme authority was to be changed as the Governor General of India in Council. So, अगर हमें पता है कि 1833 के अंदर डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उससे चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो 1833 के अंदर ही कहा था। ये भी एक नॉलेज से हमें पता है कि यस ऐसा कोई स्टेटमेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। all law making powers to be conferred on the governor general in council. So council के अंदर यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल पे ऑल लॉ मेकिंग पावर दी गई है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। सो अब यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट तो सही है, इसका मतलब ये तो हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। अब बात करते हैं सी और डी की। सी में कह रहा है, थोड़ा एक्सट्रीम भी लग रहा है, ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और एक तरफ कह रहा है कि इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब एक में कह रहा है कि गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर दी गई, ठीक है, और एक में दिया गया कि इंडियन को पावर दी गई, ठीक है। अब यहां पे समझिए, हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है 1833। क्या अभी ऐसा टाइम पीरियड है कि जहां पे इंडियंस को बहुत ज्यादा पावर देंगे ब्रिटिशर्स? आप ये सोचिए, क्या ये टाइम है? अभी तो रिवॉल्ट भी नहीं हुआ 1857 का, अभी तक तो इतना ज्यादा आपका जो है वो प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं है, अभी तो प्रोटेस्ट होना बाकी है। तो क्या इंडिया को एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल? ये स्टेटमेंट गलत है। आप ये समझो, हमारा आंसर होगा यहाँ पे, अगर ध्यान से समझो इसको, इस लॉजिक को समझ पाए हो तो, कि अभी वो टाइम ही नहीं आया है। देखो, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टाइमलाइन, आपको टाइम की सिचुएशन पता होनी चाहिए। कोई भी चीज आई है उसके पीछे की कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई ना कोई सिचुएशन होती है। सो ये सिचुएशन तो अभी तक
नहीं अराइज हो रही। सो आंसर डी इज द करेक्ट। ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ मेंबर नहीं बना, बट इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पे इंडियन की जगह अगर लॉ मेंबर कहता तो ये स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1833 के अंदर लॉ मेंबर, और लॉर्ड मैकॉले जो है वो फर्स्ट लॉ मेंबर बने थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। बट इंडियन अभी टाइम नहीं आया, अभी इंडिया को, इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देना अभी ये सही टाइम नहीं है। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। सो ये क्वेश्चन है, और देखो डी के अंदर ही उसने आंसर छुपाया, हमसे छुपा रहा था, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहा था, और डी में आंसर जाके एग्जामिनर ने दिया है। हम ये ऑब्जर्वेशन को आगे भी फॉलो अप करेंगे। सो ये 2003 का क्वेश्चन था। एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, नॉट अ प्रोविजन, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। द एक्ट क्रिएटेड द लॉ मेंबर बट डिड नॉट मैंडेट दैट द मेंबर टू बी इंडियन। फर्स्ट लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले ब्रिटिश, फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर केम मच लेटर। ये तो बहुत लेट की बात है, लगभग 1909 के अंदर फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर। आगे हम पढ़ेंगे कि वो कौन थे जो बने इंडिया के फर्स्ट लॉ मेंबर इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल। सो अभी आगे देखते हैं, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना, एक चीज और बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन है 1833 का, 2003 का। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन 20 साल बाद पूछा। यहां पे देखिए 2023। और आप मुझे बताइए कि लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते। यहाँ पे पीवाईक्यू रिपीट का पहला सिलसिला जो है हमारी सीरीज में शुरू हो चुका है। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the Governor General of Bengal designated as a Governor General of India? अभी हमने डिस्कस किया था कि वो कौन सा आपका एक्ट है जिससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो है वो डेजिग्नेशन स्टार्ट हुआ था। सो रेगुलेटिंग एक्ट बहुत पहले था 1773, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया, ये भी 84 के अंदर, इसको भी पढ़ेंगे, बट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये भी गलत है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज द राइट आंसर, जहां पे डेजिग्नेशन। अब पहला होमवर्क आप नोट कीजिए। देखो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे एक शेयर चाहिए कि आप इस सीरीज को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए। दूसरा मुझे आपसे चाहिए कि जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, अभी मैंने आपका होमवर्क का, इस सीरीज का, इस एपिसोड का होमवर्क है, पहला होमवर्क लिखिए, ये चार्टर एक्ट जो है वो 1833 है। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आपको क्वेश्चन 1 लिखना है जो मैंने अभी पूछा है, और इसका आंसर लिखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा, सबके एक साथ करके आप मुझे कमेंट देंगे। मैं आपसे सिर्फ ये 2 चीजें मांग रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और ये भी आप समझिए 2003 का क्वेश्चन उसी स्टेटमेंट से बनके आपका लगभग, ये देखिए रहा, द डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज्ड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। इसी स्टेटमेंट को पूरा क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी ने बनाया, आप ध्यान से देखिए। ये 2003 का क्वेश्चन है, इसी स्टेटमेंट को, बी स्टेटमेंट को, जो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट था, यहाँ पे वो रॉन्ग स्टेटमेंट था, बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट ही आगे पूरा एक क्वेश्चन बन गया। इस बेचारे को पता ही नहीं था कि ये रॉन्ग है, इसको लग रहा था कि इसकी वर्थ नहीं है, लेकिन इसकी वर्थ 20 साल बाद यूपीएससी को पता चली, और इसने एक क्वेश्चन पूरा का पूरा बना दिया। ठीक है, सो ये है यूपीएससी का जलवा। अब आते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स है और हमारे यहाँ पे फर्ज बनता है कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के जाएं, बिकॉज 2023 का ही क्वेश्चन है। आप 26, 27, 28, 29, 30 कभी भी रिपीट कर सकता है इनमें से, बिकॉज ये अभी यहाँ के रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप समझिए बात, इन 4 स्टेटमेंट के रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से हैं? ए, बी, सी। सो इनका फ्यूचर ब्राइट कभी भी यूपीएससी कर सकता है, कभी भी इनको फर्श से उठा के अर्श पे जो है वो लेके जा सकता है। तो अब इनको पढ़ते हैं हम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि बहुत ज्यादा हाई करप्शन देखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, सो पार्लियामेंट को लगा कि अब इसे रेगुलेट करने की जरूरत है। तो बट इसको रेगुलेट करने से पहले इसको 1.4 मिलियन का यहाँ पे आपका लोन दिया गया
कंपनी को उस पर एक कंडीशन दी गई और 4% इंटरेस्ट पे ये लोन दिया गया था। और इसे ये कहा गया कि अगर तुम्हें ये लोन चाहिए अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, तो आपको जो है वो इसको अपनी जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना पड़ेगा। उसी के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेके आए, फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। सो फर्स्ट अटेम्प्ट था रेगुलेट कंपनी। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले यहीं पे ये डेजिग्नेशन चेंज करने वाली बात हुई, गवर्नर ऑफ बंगाल बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो मेरा आपसे क्वेश्चन नंबर 2 ये है, मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा कि भैया कौन बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेकंड नंबर में मैं पूछ रहा हूं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क का। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी 4 मेंबर की, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में। सो यहीं से, ओहो यहीं पे लिखा हुआ है क्या, वेरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो ये क्वेश्चन मैं ड्रॉप करता हूं आपके लिए। आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन देता हूं, हु वाज द फर्स्ट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बने थे कलकत्ता में, वो मुझे आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताएंगे, हु वाज द फर्स्ट सीजीआई। ठीक है, ब्रिटिशर थे बट जो भी था आपको नाम पता होना चाहिए। फिर बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर एंड बंगाल गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर, मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बॉम्बे और मद्रास से ज्यादा पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की थी। फिर नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया 1784। इसमें आता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कॉमर्शियल चीजें देख रहे हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो पॉलिटिकल देख रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आगे हमारे काम आएगा, ठीक है। तो इससे गवर्नर जनरल की पावर को रिड्यूस करने की कोशिश की गई, ठीक है। कंपनी बिकम द सबऑर्डिनेट ऑफ द क्राउन। फिर अगर मैं चार्टर एक्ट 1793 की बात करूं, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूपीएससी यहां से शायद ही क्वेश्चन पूछे, बट ठीक है देख लेते हैं। चार्टर रिन्यूड हुआ और ऑफिशियल फॉरबिडन फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड एंड गिफ्ट, ये तो पहले भी हो रखा था। कंपनीज ऑफिशियल सैलरीज फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, सो ये आगे जाके चेंज होगी कि इंडियन रेवेन्यू से अब आगे जाके ब्रिटिश रेवेन्यू से कब होती है, ये हमारा एक सवाल है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड मोनोपोली फुल्ली एंडेड 1833, फुल्ली एंडेड ये वर्ड याद रखो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, यहाँ पे बंगाल वाले इंडिया बन गए, और लॉर्ड विलियम वेंटिक, ठीक है, फर्स्ट थे। ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बट आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। सेंट्रलाइज लेजिस्लेशन एंड स्लेवरी एबोलिश्ड हुई, ये हुआ 1833 के अंदर, ठीक है। स्लेवरी एबोलिश्ड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन, इतने ही पूछे थे यूपीएससी ने अभी तक आपके कंपनी रूल के, क्राउन रूल से काफी क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 abolished ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड, ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 abolished ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। नहीं भाई ये तो बात गलत है, ये मोनोपोली तो हमने पहले ही देखी थी, ये तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये कब हुई थी, 1833 के अंदर, मतलब यहाँ पे चार्टर में ये हेरफेर कर सकता है। तो ऑब्जर्वेशन रखो, थोड़ा सा अटेंटिवली क्वेश्चन को पढ़ना है, और यहाँ पे करेक्ट बताना है हमें। हमने इस बार थोड़ा सा मिस कर दिया बट आगे से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्क करना है कि करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट, तो करेक्ट बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यहीं पे गलती है। आपने पॉज करके वीडियो क्वेश्चन देखा होगा और आपने आंसर निकाल लिया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, ओके। अब मुझे बताना नहीं है बार बार, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वीडियो पॉज की है और आपने आंसर निकाला है। सेकंड कह रहा है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 the British Parliament abolished the East India Company altogether and undertook the responsibility of ruling India directly. So, दोस्तों ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बिकॉज क्यों, बहुत एक्सट्रीम सा लग रहा है बट सही है, क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट अभी फ्रेश ही हुआ था, और इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज वेरी पर्टिनेंट टू abolish the East India Company altogether and undertook the responsibility of ruling India directly। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा ओनली 2, ठीक है। तो यहीं से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम 1858 के एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसमें क्या है बात।
सो रिवॉल्ट 1857 के बाद हुआ, कंपनी रूल को एंड हुआ, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, कंपनी रूल एबोलिश हो गया, ब्रिटिश अज्यूम कंट्रोल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, अगर आपको याद है, ये यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। चेंजेस क्या हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया ये बन गए हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ऊपर अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ये कहां पे है, ये है ब्रिटेन के अंदर, ये है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। एंड वाइस रॉय, अब स्टेटस फिर पोस्ट चेंज हो गई, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। ऑल पावर सेंट्रलाइज इन द क्राउन, सेंट्रलाइजेशन करना जरूरी था बिकॉज चीजें हाथों से काफी ज्यादा निकल गई थी। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये कैबिनेट रैंक थी, एडवाइज बाय द 15 मेंबर इंडियन काउंसिल, इंडिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, लॉर्ड स्टैनले वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2002 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें आपको मैं एक तरीका बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच दी फॉलोइंग करवा रहा है, एक्ट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ एंड प्रोविजंस एक तरफ, ठीक है। जब भी आप ऐसे कोई आपसे फॉलोइंग आपको लिस्ट दे, दो मैचिंग करवाए, उससे पहले आप एक बार कोट्स को देखिए, आपको यहीं से काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, बिकॉज एग्जाम में प्रेशर है और हमें इन कोट्स को देख के चीजों को क्लैरिटी करनी है। कैसे, देखो यहां पे अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट आप ऑप्शंस को देखें ए बी सी डी को, तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि ए के अंदर ये 4 एंड 3, 3 एंड 4, 3 एंड 4 एंड 4 एंड 3, अगर बीच वालों को देखा जाए, सिर्फ इसको देखा जाए, इससे क्या डिराइव हो रहा है और इनसे क्या डिराइव हो रहा है, यहाँ पे 2 1 1 2, ठीक है, 2 1 एंड 1 2, ठीक है। इसका मतलब बी और सी का आंसर या तो 4 होगा या 3 होगा, ये बहुत क्लियर है। और ऐसे ही ए और डी का आंसर या तो ए 1 होगा या ए जो है वो 2 होगा। इससे क्या होगा, इजीली अगर हम इसको देखते हैं तो यहां से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें बी और सी के रेफरेंस में पहले हम देखेंगे कि इसको क्लियर कर लेते हैं कि भाई 4 पहले आएगा 3 पहले आएगा, क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से ही है, तो बी सी का कोई 2 1 से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब हम इसी के हिसाब से चलते हैं एक बार, जिससे काफी क्लैरिटी मिलेगी। बी और सी, बी और सी, ये है बी और ये है सी, और 4 एंड 3, ये है 4, ये है 3, ठीक है। मतलब इन बी और सी का कोई भी लेना देना नहीं है इसके साथ, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, अभी मैंने टाइम लिया ताकि आप आगे फ्यूचर क्वेश्चन में इसी तरीके से हम समझेंगे चीजों को। बी में लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि 3 और 4 में से ही कोई रेगुलेटिंग एक्ट का प्रोविजन होगा, चलो देखते हैं। द पावर टू गवर्न वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। हो सकता है कि भैया रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पावर टू गवर्न वॉज ट्रांसफर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। The company's director were asked to present to the British government all the correspondence and the documents pertaining to the administration of the company. यहां पे क्या कहा हुआ है कि पावर टू गवर्न, पूरा गवर्न करने को किसको दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में आ गया। तो क्या आपको लगता है रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा कुछ था? नो, रेगुलेटिंग एक्ट में तो ये पहला स्टेप था, पहले स्टेप में ही उससे पूरा क्या क्राउन कंट्रोल में ले लेगा क्या सब कुछ? नो। सो बी का 3 तो नहीं हो सकता। यहां से हमें क्या समझ आया, यहां से हमें समझ आया कि बी का 3 नहीं हो सकता, ये दो स्टेटमेंट अपने आप हट गए, ठीक है। अब हमें उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है 4 वाले को, समझ आई बात, इससे क्या काम इजी होता है। आपने अगर बी को ही देख लिया कि 3 4 में से क्या है, तो अपने को देखना ही नहीं है कि सी का क्या किसके साथ होगा, अपना निकल जाएगा। अब हमें देखना है आपका ए और डी में आंसर क्या होगा। अब ए और डी में क्या है, 4 3, मतलब बी सी का तो कोई गेम ही नहीं है। अब हमें देखना है कि ए का 2 होगा या फिर ए का 1 होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं ए का क्या हो सकता है, या फिर डी का 1 होगा या 2 होगा, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें हमें देखना है 1 और 2 में से। तो 1813 में सेटअप द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुली रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर इन इंडिया। दूसरा कह रहा है कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वॉज एंडेड।
सो एंडेड कहाँ पे हुई? कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड, यस, एंडेड इन 1813। ठीक है, अब यहां से हमें एक चीज और सीखनी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसका आंसर तो पहले निकाल लेते हैं, फिर एक नई आपको फ्यूचर लर्निंग सिखाता हूं। यहां से ए का 2 होगा, ए का अगर 2 होगा सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। सो अगर इस आंसर का करेक्ट आंसर देखें तो ए, और आई होप आप लोगों ने भी यही निकाला होगा, आपने भी यही निकाला होगा। अब बात करते हैं इसका, आपसे एक चीज बतानी है यहां से, इस स्टेटमेंट को फ्यूचर के लिए याद रखना। कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड, ये है चार्टर एक्ट 1813। क्यों कह रहा हूं मैं? देखो यहाँ पे एंडेड लिखा हुआ है। अब आप ये मत सोचना आगे स्टेटमेंट दे देगा कि क्या कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड इन 1813, तो आप कहोगे नहीं नहीं, हमने तो पढ़ा था कि टी के साथ जो है, टी में नहीं था और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, तो वहां पे भी एंड नहीं था, एक्सेप्शन दिए हुए थे, तो एंड तो नहीं हुआ। यहाँ पे देखो यूपीएससी ने यही माना है और आगे भी मानेगा, क्योंकि 2002 का क्वेश्चन है, आगे इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो आप ये कंफ्यूज मत करना, एक्सेप्शन मत लगाना, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, यहां से ओवर थिंकिंग हो सकती है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि चार्टर एक्ट 1813 से कंपनी की ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एंड हो गई थी। अगर वो लिखे फुल्ली एंडेड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा विद रेफरेंस टू चार्टर एक्ट 1813। फुल्ली एंडेड वाला कब सही हो सकता है? 1833। बात समझ आ रही है? ये है हमारी यहां से फ्यूचर लर्निंग। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉज कर लीजिए और इसको देख लीजिए, इस आंसर को, फिर मैं बताता हूं। देखो क्या कहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग acts of British India strengthen the Viceroy authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for the corporate functioning। कौन सा एक्ट है जो वाइसरॉय की अथॉरिटी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे बढ़ा रहा है, जिससे उन्होंने सब्सटीट्यूट किया पोर्टफोलियो सिस्टम, कोई डिपार्टमेंटल सिस्टम लेके आए हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो आज भी गवर्नमेंट पोर्टफोलियो सिस्टम से ही चलती है। आज अगर मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करूं तो उसमें भी फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री अलग है, सो पोर्टफोलियोज है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इज अ पोर्टफोलियो। ठीक है, अब क्या स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझो, इसका आंसर क्या हो सकता है। यहां पे एक्सट्रीम्स क्या दिए हुए हैं? एक्सट्रीम अगर मैं टाइमलाइन के हिसाब से देखूं तो 1861 में दिया हुआ है, एंड नहीं सॉरी नॉट 1861, आपका एक्सट्रीम दिया हुआ है अगर टाइमलाइन के हिसाब से तो 1858 पहला टाइम होगा और लास्ट टाइम 1909। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वाइसरॉय आया कब था? सबसे पहले इसको सोचो, लॉजिक लगाओ, वाइसरॉय कब आया था? वाइसरॉय आया था 1858 के एक्ट से। ठीक है, 1858 के एक्ट से आया। अब खुद वाइसरॉय 1858 एक्ट से आया है और उसमें ही कह रहा है कि उसकी पावर को स्ट्रेंथन कर दी गई। अरे भाई, अभी तो कोई चीज आई है, स्ट्रेंथन तो बाद में होती है ना, थोड़ा टाइम लेगा, साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है। जो चीज खुद अभी आई है, जो 1858, तो इसका आंसर बहुत, मतलब अगर नहीं आता तो हम यही सोचेंगे कि 1858 कैसे हो सकता है, बिकॉज ये चीज तो अभी आई है, वाइसरॉय खुद 1858 में आया है, तो 1858 तो इसका आंसर नहीं हो सकता। और 1909 ये भी बहुत लेट है, तो एक्सट्रीम्स वाले स्टेटमेंट्स को हम यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, ना तो इंडियन काउंसिल एक्ट, ना फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्लियर? अब आंसर है या तो 1892 के अंदर और 61 में। यहां पे कोई लॉजिक नहीं लग सकता, यहां पे नॉलेज काम आएगी, और नॉलेज से अगर करें तो इसका आंसर है ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर, क्योंकि वाइसरॉय 1858 में आया और उसके बाद लगा कि यार थोड़ा सा अभी काम नहीं हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर की जरूरत है, अथॉरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और बहुत लेट भी, अब देखो यार समझो 1909 के अंदर बहुत लेट हो जाएगा कि हम ये मिनिस्ट्री वाला सिस्टम या पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आ रहे हैं। मतलब वाइसरॉय को आए कितने साल हो गए, क्या अभी तक हम मिनिस्ट्री नहीं, और कैसे काम करेगा, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर तो होना चाहिए, सो ये भी नहीं हो सकता। और अब यहाँ 92 और 61 में आपको अगर गैस लेना है तो आप दोनों में से कोई एक 50-50 गैस ले सकते हैं, नहीं तो अगर नॉलेज है तो यहाँ पे आंसर होगा 1861, जहां पे ये पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, और जो आज भी हम
यूज करते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, सो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। रिवोल्ट 1857 के बाद में आया। मेजर स्टेप इन डिसेंट्रलाइजिंग पावर, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड हुई, ठीक है, लेजिस्लेटिव फिर आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वाइसरॉय रिटर्न वीटो पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है, और फर्स्ट राजा ऑफ बनारस। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडेड इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉन ऑफिशियल काउंसिल के अंदर इंडियन आए बट नॉन ऑफिशियल यहाँ पे बन गए। क्लियर है, तो ये दिमाग में रखना है। एस्टेब्लिश पोर्टफोलियो सिस्टम, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपेंडेड, वाइसरॉय नॉमिनेशन टू सेंट्रल काउंसिल नाउ इंक्लूडेड इंडियंस एंड एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस फॉर ए इमीडिएट एक्शन। हमें बस इतना याद रखना है, फ्यूचर में अगर यूपीएससी पूछेगा ये पोर्टफोलियो सिस्टम को रिपीट कर सकता है। सो याद रखना है पोर्टफोलियो सिस्टम आया 1861 के एक्ट से, एक स्टेटमेंट बीच में फिट करेगा, बस आपको ये याद रखना है। वहीं पे अगर मैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 की बात करूं इसमें भी कोई बहुत मेजर कुछ नहीं है, हल्का फुल्का बस आपको दिमाग में रखना है। बिगिनिंग डिमांड फॉर द ग्रेटर रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज क्यों, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, 1885 के अंदर कांग्रेस बन गई थी, ठीक है, तो ज्यादा पावर ज्यादा हमें चाहिए था, और यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही थी। क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी आपकी, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को कहीं ना कहीं इनको पावर को जो है वो लो करनी थी, और मॉडरेट्स को अपीज करना था ब्रिटिशर्स को। सो इसीलिए ये 1892 का काउंसिल एक्ट लेके आए थे। सो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, मेजर जो इन्होंने काम किया वो इन्होंने इनको थोड़ा पावर दे दी कि यार बजट रिलेटेड पे ना आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। तो मॉडरेट खुश हो गए कि हाँ यार अब हम सवाल कर सकते हैं, बजट में हमारा भी रोल है, बट काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्वेश्चन तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन नहीं है। सो एक बहुत ही मतलब होलो टाइप का जो है वो यहाँ पे एक्ट बनाया गया। बस इसमें यही याद रखना है, बजट रिलेटेड क्वेश्चनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिससे कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसको समझना। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वॉज, सबसे शॉर्ट लिव्ड कौन सा था। सो देखिए, अगर ध्यान से समझो तो भी समझ आ जाएगा, और थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज भी अगर लगाओ तो होगा। देखो कई लोग कहते हैं कि ऑड वन आउट आंसर होता है, अगर यहाँ पे देखूं तो ऑड वन आउट डी है, बट डी तो आंसर है या नहीं है, बताइए क्या लगता है, यहाँ पे डी आंसर नहीं है। डी आंसर नहीं है क्योंकि शॉर्ट लिव्ड क्यों नहीं है, क्योंकि 1919 के बाद 1935 का एक्ट आया, तो लगभग कितने साल हो गए, ठीक है, यहाँ पे 16-17 साल चला है ये, तो ये तो नहीं हो सकता। और 1909 के बाद सीधा 1919 एक्ट आ गया, तो यहाँ तो 10 साल का ही गैप है। तो ये दिखने में इतना ही अगर इंफॉर्मेशन है तो इससे ये 10 ईयर रहा है, ये 17 ईयर रहा है, सो ये तो नहीं हो सकता। 1909 हो सकता है, 92 है, 92 के बाद भी अगर हम देखें तो एक्ट आए हैं, और 1861 के बाद भी एक्ट आए हैं बीच में। सो 1909 जो है वो यहाँ पे आंसर होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। ये देखिए लाइफ स्पेन वॉज अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स, ठीक है। द एक्ट 1909 इज नोटेबल फॉर फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंडिया। इससे पहले इलेक्शन टर्म यूज की, बट फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ आपका 1909 के अंदर, ये बात याद रखना, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर, ठीक है। मोस्ट शॉर्ट लिव्ड मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, establishing a system of communal representation for Muslims by creating a separate electorate. What is separate electorate? Separate electorate मतलब कि जिसे अगर मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट है, मुस्लिम्स के लिए है, तो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट भी मुस्लिम्स ही दे सकते हैं। मुस्लिम्स के पास ही ये पावर है कि वो कौन से अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। यहाँ पे हिंदू या सिख उन लोगों को जो है वो चुनने का अधिकार नहीं है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का ये सिस्टम होता है। तो हमें 1909 मोस्ट शॉर्ट लिव्ड पहली चीज, दूसरा इलेक्शन फॉर्मली पहली बार, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट आए थे, ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। फिर आता है 1909 को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में देखूं, पोस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ये आया, ठीक है, और इसमें लेजिस्लेशन काउंसिल एक्सपेंड हुई,
ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, मेंबर आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट के, वो तो पहले भी दे दिया था। इंडियन एंट्री टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, 99 आगे ग्राउंड वर्क इसके लिए है। और लिमिटेड एक्टिविटी इलेक्टिव इंट्रोड्यूस्ड, इलेक्शन लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट इंडियन इन अ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद रखना है आपको। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first Indian in the Viceroy Executive Council. So ये हमें एक important जो है फैक्ट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ 2004 का, ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। सो हम अब इस पे बात करते हैं। जो हमने पहले बात की थी कि लगभग 61 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट 13 इयर्स, ठीक है, एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 17 इयर्स, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 19 वाला 16 इयर्स जो है वो रहा था। सो इसी को यहाँ पे बता दिया गया है, इसका इंफॉर्मेशन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ध्यान से देखना, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, बताना है कि कौन से इसमें 1919 के प्रिंसिपल फीचर्स है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है, डायरकी आई थी क्या प्रोविंसेस में आई थी या फिर सेंटर में आई थी, ये सवाल है, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, ये तो कहीं और आया था, ये कहाँ आया था? ये तो अभी हमने देखा 1909 में आया था, तो 19 में तो नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के तो 1909 में ही आ गए थे, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब आंसर 1 and 3 में है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, प्रोविंसेस के अंदर ही डायरकी आई थी 1919 में, सेंटर में आगे कभी आती है, देखेंगे कब आएगी, और डायरकी का सिस्टम क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फिर आता है थर्ड स्टेटमेंट, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू दी प्रोविंसेस। तो क्या डिवोल्यूशन, डिवॉल्व हुआ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ध्यान से समझना इस लाइन को, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू दी प्रोविंसेस, तो पावर प्रोविंसेस को भी दी गई। अब देखो स्टेटमेंट 1 and 3 रिलेटेड है, काफी रिलेटेड है। देखो डायरकी का सिस्टम क्या होता है, डायरकी का सिस्टम ये है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, ठीक है, 2 गवर्नमेंट है, एक आपकी सेंटर में है, एक आपकी प्रोविंसेस में। और डायरकी का मतलब क्या है कि जो प्रोविंसेस को डायरकी दी गई, मतलब प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई, इसका मतलब क्या है कि प्रोविंसेस के अंदर 2 तरीके के सब्जेक्ट्स बनाए गए, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स हम आगे देखेंगे पीवाईक्यूज के अंदर, बट 2 सब्जेक्ट्स बनाए गए, और कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर पावर जो है वो गवर्नर के पास भी थी, मतलब इवन दो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंसेस के अंदर डायरकी है, बट गवर्नर की पावर जो है वो यहाँ पे भी देखी जा सकती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहां पे गवर्नर की पावर है, और कुछ में जो यहाँ के इलेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे, जो इंडियन मिनिस्टर्स थे उस टाइम, उनके पास पावर होगी। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, बट डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, इसका मतलब यहाँ पे सेंटर और प्रोविंसेस का कुछ ना कुछ तो था ही, कि ऊपर सेंटर थी नीचे प्रोविंसेस थी, और इसी से रिलेटेड आपका स्टेटमेंट सेंटर एंड नीचे प्रोविंसेस, ऐसा ही स्टेटमेंट थर्ड है, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू दी प्रोविंसेस। तो फर्स्ट अगर सही है तो थर्ड भी सही है, दोनों स्टेटमेंट रिलेटेड है। सो आंसर होगा 1 and 3 ओनली, और आपने भी यही आंसर लगाया होगा, ठीक है। सो एक चीज दिमाग में रखना, हिस्ट्री के, मतलब ये मैं इसको हिस्ट्री कंसीडर कर रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन हिस्ट्री के ज्यादा है, बिकॉज ओवरलैपिंग है, बट हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट का सही होना काफी कम चांसेस है, कम चांसेस होंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो। आगे हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये फैक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज कीजिए, लगाइए इसका आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, क्या क्लियरली डिफाइन कर रहा है? सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में, देखते हैं। द जुरिस्डिक्शन
ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनके बीच का जुरिस्डिक्शन, कि क्या सेंटर का जुरिस्डिक्शन है और क्या प्रोविंशियल का जुरिस्डिक्शन है। ओके, द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया एंड द वाइसरॉय। सो ये अभी देखा और आंसर आता है बी इसका, बहुत सिंपल है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्लियरली डिफाइन करता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आगे मैं आपको और दिखाता हूं। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट पूछा है। ठीक है, क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। हमने बात की थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी आई है, ठीक है, तो यहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे वो दो तरीके से डिवाइड हुए हैं, एक हुआ है रिजर्व्ड में और एक हुआ है ट्रांसफर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर दी ट्रीटेड एज अ रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, अब इतना बेसिक पता होना चाहिए, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड का मतलब ये पावर्स रिजर्व रहेगी फॉर सम कोई अथॉरिटी होगी उसके लिए रिजर्व होगी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी क्या थी, गवर्नर, ठीक है, वाइसरॉय, ठीक है, गवर्नर जो हमारे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट अथॉरिटी, तो उनके पास ये रिजर्व्ड रहेंगे, इसका मतलब ये पावर गवर्नर के पास है। ट्रांसफर्ड किसके लिए होगी, इंडियन मिनिस्टर्स के लिए। तो अब बात करते हैं कि कौन सा गवर्नर अपने पास रखना चाहेगा, मतलब कहीं ना कहीं हाईएस्ट अथॉरिटी ब्रिटिशर्स अपने पास क्या रखना चाहेंगे और हम लोगों को क्या देंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस। इन चारों में अगर मैं देखूं, अनडिस्प्यूटेबल कौन सा है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो है पुलिस। कोई हाल में हमें तो पुलिस नहीं देंगे ये लोग, कोई हाल में नहीं देंगे। तो फोर्थ तो होगा ही होगा, इससे स्टेटमेंट ए कट हो जाता है। अब आंसर बी सी डी हम आ गए हैं लगभग 25% का, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, हमने प्रोबेबिलिटी को थोड़ी इंप्रूव की है, 1/3 की आई है। सो पुलिस तो ये रखेंगे ही रखेंगे। अब आता है इन तीनों में से, ना मुझे पता कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रखेगा कि नहीं रखेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। लैंड रेवेन्यू, पैसा तो कोई हाथ में नहीं छोड़ेंगे, कोई हाल में ये लोग रेवेन्यू जहां से पैसा आ रहा है ये भी अपने पास रखेंगे। सो 4 और 3 एक साथ होंगे, तो यहां से डी स्टेटमेंट भी कट होता है। अब आता है मेरा बी और सी में गेम। अब मुझे ये देखना है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो, जस्टिस भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रॉपर वर्ड लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज इंपॉर्टेंट है और आज भी उसकी कंडीशन ये है, आप लोगों को पता है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज प्रेजेंट में देखो, ठीक है, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। और लोकल, ये लोकल मतलब ट्रांसफर्ड, वहां के मिनिस्टर्स को देने का ज्यादा चांसेस है। तो 2 आंसर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आंसर होगा सी 1, 3 एंड 4। आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस भी द करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉजिक से चलना है, हमें लॉजिक से चलना है कि रेवेन्यू पैसा नहीं छोड़ेंगे, पुलिस डंडा नहीं छोड़ेंगे, और तीसरा जस्टिस, ठीक है, जिससे हम लोगों को परेशान कर सके, अपनी जो बायस्ड जस्टिस है उससे हम लोगों को जो है वो पकड़ सके और यहाँ पे पुलिस के हाथ डाल सके। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तुम लोग चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन काम वाला काम है तुम लोग करो, हम नहीं करेंगे। सो ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। सो रिजर्व सब्जेक्ट कौन से होते हैं, मोर क्रिटिकल, रिमेन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट dealt with the less critical local matter administered by the governor with the help of Indian minister who were responsible to the legislative council. Next, the distribution of powers between the center and the state in the Indian constitution is based on the scheme provided in. अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ओके, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आज भी है। आज का अगर मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं सेंटर और स्टेट का, वो है 7th स्केड्यूल में। 7th शेड्यूल आपकी बताती है, स्केड्यूल बताती है कि
कौन सा यूनियन लिस्ट है, कौन सी सब्जेक्ट आपकी स्टेट लिस्ट है और कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट है। इसी टाइप का कोई लिस्ट सिस्टम भी रहा होगा। सो यहाँ पे तो ऐसा कोई लिस्ट सिस्टम नहीं था, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे लिस्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। ठीक है, यहाँ भी हमारा वही देखो, एक्सट्रीम्स को जाने दो। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें एक्सट्रीम को हमने एक बार हटाया है और एक्सट्रीम्स यहाँ पे आंसर नहीं है। ये बहुत लेट हो गया है और ये बहुत अर्ली है। ठीक है, और अब आंसर है 19 या 35 में। और ये हम लोगों को पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पे जाके वो काफ़ी लिबरल होते हैं और लिस्ट सिस्टम यहीं से आता है और आगे यही हमने यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट जो है वहाँ पे ये स्टेट लिस्ट और ये सब रखी है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर। इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा वो हमें देखना है। So, the provincial autonomy, the establishment of federal court, ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर। अब इसमें से क्या आंसर होगा? देखिए, फेडरल कोर्ट तो आया था, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कब आया था? सुप्रीम कोर्ट आया था 1773 के अंदर। फेडरल कोर्ट का मतलब क्या है? फेडरल कोर्ट का मतलब ऐसा है कि ऐसा कोर्ट जो फेडरल इश्यूज को रिजॉल्व करे। फेडरल इशू मतलब सेंटर एंड स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ पे जब लिस्ट सिस्टम आया था तो इशू आएगा तो फेडरल कोर्ट की जरूरत है। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं उसके पास पावर है फेडरल कोर्ट की भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आज अगर मैं करंट कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो वो एक एज ए फेडरल कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। पहले अलग अलग होता था कि 1773 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आया था लेकिन इसके पास फेडरल पावर नहीं होती थी। तो 1935 एक्ट से क्या हुआ? फेडरल कोर्ट बनी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। मतलब जब सेंटर स्टेट की जब लिस्ट बनाई गई तो उससे फेडरल कोर्ट की जरूरत हुई, अगर कोई इशू होगा तो फेडरल कोर्ट। सो दिस इज द करेक्ट। ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, सो ऑल इंडिया फेडरेशन भी आई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दे रहे थे बिकॉज काफी टाइम 1835, अब तो बहुत कुछ चीजें हो गई थी, सॉल्ट मार्च हो गया था। ठीक है, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आ गई थी, मतलब नेहरू रिपोर्ट भी आई हुई थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई हुई थी। ठीक है, और अब ये ऑटोनॉमी दे ही रहे थे हमें। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। आंसर इज डी, 1 2 3। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी है, फेडरल कोर्ट भी है और ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर भी है। तीनों चीजें हैं, ये आपको याद रखना है फ्यूचर के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? अब नॉट अ फीचर है मतलब तीन तो सही होंगे, एक जो है वो गलत होगा। मतलब इसका फीचर, तीन तो इसके फीचर्स होंगे, मतलब इसी के अंदर तीन तो फीचर होंगे, एक नहीं होगा। तो हमें बताना है कि वो एक कौन सा नहीं है इसका फीचर। पहला कह रहा है ऑल इंडिया फेडरेशन, दूसरा कह रहा है डायरकी इन प्रोविंसेस, डायरकी इन द सेंटर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। दो एक जैसे स्टेटमेंट लग रहे हैं, हाई चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। डायरकी इन दी प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में डायरकी कब आई थी? अभी तो बात की यार, 1919 में आई थी ये प्रोविंसेस में, ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा। डायरकी इन दी सेंटर, सेंटर के अंदर डायरकी आई थी 1935 के एक्ट में। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया फेडरेशन इसमें बना था, अभी हमने डिस्कस किया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसमें दी गई थी। ये 2000 का क्वेश्चन है और ये 2005, मतलब इस क्वेश्चन से ही आगे वाला क्वेश्चन 2005 वाला डिराइव्ड हुआ है। ये देखो, दो स्टेटमेंट उसने सेम यूज किए। मेहनत नहीं कर रहा है यार बहुत ज्यादा, समझो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरेशन, ठीक है, और उसी से आगे यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। क्लियर? सो आगे याद रखना है, डायरकी इन द सेंटर इन 1935 एंड डायरकी इन द प्रोविंसेस इज द 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताना है? करेक्ट बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, 2004 का क्वेश्चन है। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर, क्या थे? पहला, एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द गवर्नर प्रोविंस, गवर्नर के प्रोविंस के अंदर डायरकी को एबोलिश कर दिया। यस, ये बात तो सही है, अभी हमने देखा। पावर ऑफ द गवर्नर्स टू विटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, ठीक है भाई, गवर्नर के पास विटो है, ठीक है, लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन,
ठीक है, ये पावर तो हो सकती है। एबोलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, उसको एबोलिश कर दिया गया। क्या 1935 में ऐसा किया गया? कब लाया गया सेपरेट इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया 1909 के अंदर, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि एबोलिश कर दिया गया। मुझे तो याद आ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और लेके आए थे वो। सो ऐसा तो कुछ था नहीं। सो थर्ड इज द रॉन्ग, ठीक है। अब आंसर 1 तो है ही, बिल्कुल है। और 2 भी सही है, बिकॉज पावर ऑफ द गवर्नर टू विटो लेजिस्लेटिव एक्शन। ये तो देखो यार, गवर्नर अपने पास पावरफुल रहेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको आगे एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, बट पावर टू गवर्नर टू द विटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट देयर ओन, गवर्नर पावरफुल रहेगा, ठीक है, ये याद रखना बात। सो आंसर यहाँ पे बी होगा 1 और 2। और हमने ये देखा भी है, अभी तक हमने ये देखा है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होना, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री के सेंस में, तो तीनों स्टेटमेंट सही नहीं हुए, एक आधा गलत करता है। तो यहाँ पे जैसे गलत है एबोलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। द रियल इंटेंशन क्या कह रहा है? द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू इंक्लूड प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय द इंडिया एक्ट 1935 वाज टू, ऐसा क्यों? अब देखो, रियल इंटेंशन ब्रिटिशर का, एक बात याद रखना, यहां से हमें एक बात याद रखनी है, फ्यूचर लर्निंग। क्या ब्रिटिशर्स का इंटेंशन अच्छा होगा? कुछ ना कुछ तो खुरापाती होगा, ये बात दिमाग में रखो। उनका इंटेंशन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, हमारे खिलाफ हो सकता है, हमें लड़वाने का हो सकता है, हमारे मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का इनका इंटेंशन हमेशा रहता है। तो हमेशा याद रखो इनका इंटेंशन कैसा होगा, इस टाइप की लैंग्वेज वाला ही कुछ होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स ए बी सी डी में देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। इंटेंशन कैसा होगा? एक्सरसाइज मोर एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट। यस, ये तो दिख ही रहा है। इसमें रियल इंटेंशन क्या है? रियल इंटेंशन मतलब कुछ खुफिया जो ऊपर नहीं दिखाया गया होगा। तो दिख ही रहा है कि मोर एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट से दिख ही रहा है कि ऐसा कुछ ला रहे हैं वो 1935 के एक्ट से। सो इट्स नॉट अ रियल इंटेंशन, इंटेंशन है साफ दिख रहा है, सीधा है। इट शुड नॉट बी द आंसर। इन्वॉल्व द प्रिंसेस एक्टिवली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलोनी, ठीक है, हो सकता है। फाइनली अफेक्ट द कंप्लीट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स बाय द ब्रिटिश। इनका ये था कि इफेक्ट द कंप्लीट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर। ये तो इंदिरा गांधी तक नहीं कर पाई, लास्ट में इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स हटा के तब जाके पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर प्रिंसली स्टेट्स पे ले पाए थे। तो ये ब्रिटिशर्स कर ले तो ये तो उनका इंटेंशन ऐसा सा कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता था प्रिंसली स्टेट्स आर वेरी पावरफुल, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और ऐसा सोचना भी गलत है। तो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं होगा, ये भी नहीं है। यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। अब देखो ये ना ऐसे, मतलब इसकी लैंग्वेज पढ़ के ही लग रहा है कि ये कुछ खुफिया सा गॉसिप टाइप का कुछ नहीं लग रहा। यूज द प्रिंसेस मतलब कुछ, मतलब देखो यार उनका इंटेंशन तो गंदा ही होता है, ब्रिटिशर्स का इंटेंशन मने गंदा, उनका गंदा तो कुछ ऐसे ही खुराफाती लगाएंगे। यूज द प्रिंसेस, प्रिंसेस को कुछ ऐसा यूज कर, ये कुछ सास बहू टाइप सा लग रहा है मुझे। प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। सो दिस कुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, in the federation established by the government of India Act 1935, the residuary powers were given to the, residuary power किसको दी जाएगी? आज अगर मैं रेजिडरी पावर की बात करूं तो आर्टिकल है 249, और सेंटर के पास ये रेजिडरी पावर है। अगर आज के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सवाल उठता है उस टाइम रेजिडरी पावर किसके पास होगी? ठीक है, चलो इसको ट्रिक से करते हैं, ठीक है, नॉर्मल नॉलेज से नहीं करते, नॉलेज से तो आपको पता होगा, थोड़ा ट्रिक से देखते हैं। लोग कहते हैं कि जब एक जैसे जैसे स्टेटमेंट होते हैं ना, उनमें से आंसर होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नर्स, आंसर तो ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है। बट वो ये भी कह सकते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि आगे वाले सिमिलर देखो, पीछे वाले भी सिमिलर हो सकते हैं, तो पीछे वाले सिमिलर है तो ये 2 हो सकते हैं। तो अगर ये आंसर नहीं है तो आंसर ये होगा।
ये बात समझ आई आपको? ठीक है, सो ट्रिक्स देखो, कोई मना नहीं है, ठीक है, लेकिन समझो कि उनके पीछे क्या हो सकता है, आराम से ऑब्जर्व करो। ठीक है, अभी हम ट्रिक्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे। ट्रिक्स जब हम पूरा पॉलिटी कर लेंगे उसके बाद मैं आपको सारी ट्रिक्स, अभी ऑब्जर्व करते करते जो मेरे पास एकदम ट्रिक्स का पूरा हम लोग जो ऑब्जर्व करते हुए जाएंगे, फिर हम ट्रिक्स बनाएंगे खुद। ठीक है, तो मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एम्पावर करना चाहता हूँ कि ट्रिक्स कैसे हम खुद ऑब्जर्व करते करते आप भी सीखेंगे और मैं भी आपके साथ प्रोसेस में सीखूंगा। पहले से ही ट्रिक्स को दिमाग में लेकर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर है फेडरल लेजिस्लेचर। अरे नहीं, नो ब्रो, नो, ना तो ये इससे होगा ना इससे होगा, मैंने इतना बोल दिया, आंसर है गवर्नर जनरल। क्लियर? ठीक है, तो ये इसी के लिए बताया था कि ऐसे मेरे जाल में मत फंसो। ठीक है, गवर्नर जनरल इज द राइट आंसर, आंसर इज द बी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं मजाक कर लेता हूं बीच में। देन 2021 का ये क्वेश्चन, मॉन्टेगू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ द 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे ऑल द वीमेन को एज ऑफ 21 को 1919 के अंदर वोटिंग राइट्स दे दिए। वाह, सारी वीमेन को इंडिया के अंदर, गजब। ये तो भाई बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वीमेन रिजर्व्ड सीट्स इन दी लेजिस्लेचर। देखो, ध्यान से देखोगे तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ऑल नहीं होगा, ऑल द वीमेन नहीं। ठीक है, कुछ वीमेन्स को दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस, सो ऑल द वीमेन नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिजर्व नहीं की गई सीट, डायरेक्ट इनको सेपरेट इलेक्टोरेट ही दे दिया। ठीक है, विमेन्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, अदर डिप्रेस्ड कास्ट के कास्ट के लिए भी इन्होंने डिप्रेस्ड कास्ट के लिए जो कम्युनल इलेक्टोरेट किया था, जिसमें वो पूना पैक्ट आपको याद हो, कम्युनल जो किया था, सो उसमें विमेन को, लेबर को, वो सब थे। तो रिजर्व सीट ही सीट रिजर्व नहीं की थी, डायरेक्ट जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। सो 1935 एक्ट में ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर इज नीदर वन नोर टू। तो यहां से अब एक लर्निंग मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, वैसे तो मैं ये जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करवाऊंगा तब मैं इस बात को बताऊंगा, नालसा का एक क्वेश्चन होगा। जब भी ये ऑल दी विमेन, यहाँ पे ऑल दी विमेन है, यहाँ पे ऑल की जगह कोई भी सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी होगा, उस पर आपको थोड़ी सी ध्यान से पढ़ना है। जैसे जब हम नालसा का क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पे लिखा होगा ऑल ऑफ दी सीनियर सिटीजन, मतलब उसमें एक होगा कि नालसा के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, वैसा कुछ क्वेश्चन, तो ऑल सीनियर सिटीजन, तो वहां पे ऑल सीनियर सिटीजन गलत होगा स्टेटमेंट, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहां से हमें ये सीखना है कि जब भी ऑल दी विमेन, ऑल दी एजेड पर्सन, सीनियर सिटीजन, ऑल दी चिल्ड्रन, तो ऐसा कभी स्टेटमेंट हो तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, सोचना है कि क्या ऑल के लिए होगा वो चीज। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपके लिए फीस रिजम्पशन जो आपका नालसा के लिए था, ठीक है, कि जिसके लिए फ्री लीगल एड, तो क्या ऑल सीनियर सिटीजन? तो सीनियर सिटीजन में तो अंबानी, उनके दादा, ऐसा कुछ, मतलब और भी लोग, क्या वो भी, उनको भी फ्री लीगल एड दी गई? तो वैसा ही कुछ ऐसा यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑल दी सेक्शन, जब भी कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होगा, सो यू हैव टू बी कॉशियस, आपको एक बार ध्यान से देखना है कि क्या स्टेटमेंट सही हो सकता है, गलत। और यहाँ पे दिया गया रिजर्व, ये तो नॉलेज के बेसिस पे आंसर होगा ये वाला स्टेटमेंट, बट ये लॉजिक से हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ है वुमेन वर एनफ्रेंचाइज्ड ओनली इन दी लिमिटेड कंडीशनल मैनर लाइक बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑनरशिप, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बेसिस पे दिया गया था। ऐसा नहीं है कि विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे, बट वेरी ऑन द बेसिस ऑफ वेरी कंडीशंस। ठीक है, और सेकंड में एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दी विमेन। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ का भी सेपरेट इलेक्टोरेट थे? डिप्रेस्ड क्लास एंड लेबर के लिए भी लाए गए थे। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेटमेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी आया था, सो उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपका 1947 इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, माउंटबेटन प्लान के बाद उसके ऊपर बेसिस था, 15 अगस्त 1947 को आया गया। पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश
इंडिया इनटू टू डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड ऑफ द ब्रिटिश सॉवरेनिटी एंड क्राउन्स अथॉरिटी ओवर द इंडिया, डोमिनियन स्टेटस दिया गया विद गवर्नर जनरल एज अ हेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज एम्पावर टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर एंडेड ओवर द इंडिया, इन प्रिंसली स्टेट फ्रीड फ्रॉम द पैरामाउंटेंसी, ठीक है, और वो कहीं भी जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, पंजाब एंड बंगाल पार्टीशन, बाउंड्री कमीशन रेडक्लिफ, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड इंडिया ऑफिस एबॉलिश हो गई, यहाँ पे प्रॉपर एबॉलिश हो गया, डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एसेट लाइबिलिटीज बिटवीन द टू डोमिनियंस, गवर्नर्स टू एक्ट ऑन द एड एंड द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इस पे फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, बिकॉज एक जगह पे आपका इंडिया जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो कहीं पे दिया हुआ था, ये रहा जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, इसलिए इसको लास्ट में मैंने आपको बता दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे फ्यूचर कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में रखना है। सो ये था एपिसोड 1। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको जो होमवर्क दिया है वो आप होमवर्क जो है वो पक्का सा करके लेके आइए, और आपको अगर ये वीडियो और आपको एपिसोड पसंद आया हो और इसमें कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट 80-20 एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच।